नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बुलेटिन में आज विस्तार से चर्चा करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे एकनाथ शिंदे के बयान से महाराष्ट्र की सियासत में मचे घमासान की। वक्फ पर केंद्र सरकार की तरफ से आए जवाब की। देखेंगे पहलगाम हमले पर बीजेपी मंत्रियों के विवादित बयान को, बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सत्ता पर मंडराते खतरे को, और बुलेटिन के आखिर में एक नजर आप और बीजेपी के बीच शुरू हुई नई जंग पर। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ा बयान, कहा देश शक्तिशाली है, दिखाने का समय आ गया है। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने उड़ान प्रतिबंधों पर दी सरकार को चेतावनी, कहा अगर आप रोकेंगे तो पाकिस्तान भी जवाब देगा, उड़ानें होंगी महंगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा, कहा दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की जरूरत। छात्रों के वीजा रद्द करने के मामले में बैकफुट पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, छात्रों के वीजा रिकॉर्ड किए बहाल, कई छात्रों ने किया था फैसले का विरोध। वेटिकन सिटीज के सेंट पीटर स्क्वायर में होगा पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार, 2 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने का अनुमान। अंतिम संस्कार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी होंगी शामिल। तो ये थी सुर्खी, और अब बात करते हैं आज की सबसे अहम खबर की। महाराष्ट्र की राजनीति में सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच खटास की खबरें एक बार फिर से जोर पकड़ती दिखाई दे रही हैं। सीएम पद को लेकर दोनों के बीच विवाद सरकार बनने के पहले से ही जो वक्त वक्त पर दिखाई देता रहा है। इसी कड़ी में अब डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ये कहकर हलचल मचा दी कि वो ही राज्य के सीएम हैं। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की महायुति गठबंधन सरकार में आपसी मतभेद रह रहकर सामने आते रहे हैं, और इन्हीं मतभेदों को हवा देते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ये कहकर हलचल मचा दी कि वो ही राज्य के सीएम हैं। यानी शिंदे ने सीएम पद पर फिर दावा ठोक दिया, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। देखिए, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि शिंदे के लिए सीएम पद छोड़ना कितना मुश्किल भरा रहा। सीएम की कुर्सी पर फडणवीस और शिंदे के बीच आज भी हालात सामान्य नहीं है, और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे और राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच मनमुटाव की खबरें पहले भी सामने आती रही हैं। कई मुद्दों पर दोनों नेता आम जनता के बीच भी अलग अलग राय जाहिर करते दिखाई दिए, और अब एकनाथ शिंदे का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच सत्ता का समीकरण और भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चाएं जोरों पर हो रही हैं। महाराष्ट्र के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के हाल ही में एक बयान ने इस हलचल को और तेज कर दिया, जहां उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस राज्य के अब तक के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं और वो 2034 तक इस पद पर बने रहेंगे। जिस पर एक लाइन में जवाब देते हुए शिंदे ने कहा शुभकामनाएं, जिसके कई सियासी मायने निकाले गए। यादव शिंदे ने अपने मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश को कभी छुपाया नहीं है। वो तो चुनाव के बाद केवल 6 महीने और सीएम बनने के लिए इच्छुक थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी इस मांग को कबूल नहीं किया। इसकी टीस रहकर उनके मन में उठती रहती है। शिंदे को स्थानीय चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की चुनौती का भी सामना करना है, और इसके लिए वो देवेंद्र फडणवीस पर बहुत ज्यादा भरोसा शायद नहीं कर रहे। खासकर महानगर पालिका और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक मतभेद की खबरें भी सामने आई हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि शिंदे का ये ताज़ा बयान उनकी पार्टी के नेताओं को संतुष्ट करने और अपने नेतृत्व को मजबूत करने के लिए है। बहरहाल मसला चाहे जो भी हो, शिंदे के दावे ने सियासी गलियारों में खलबली तो मचा दी है। उधर वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं के जवाब में केंद्र की मोदी सरकार ने अपना हलफनामा दायर किया है, जिसमें सरकार ने स्पष्ट किया कि वक्फ अधिनियम 1995 के तहत वक्फ को मान्यता मिली हुई और ये स्थिति अब भी कायम रहेगी। इसके अलावा वक्फ बाय यूजर की धारा को हटाए जाने के विवाद पर सरकार ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने शुक्रवार 25 अप्रैल को वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया। अपने हलफनामे में वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए सरकार ने कहा कि अदालतें किसी वैधानिक प्रावधान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक नहीं लगा सकती, वो सिर्फ वैधता की समीक्षा कर सकती है। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि संसद की तरफ से बनाए गए कानूनों पर संवैधानिकता की धारणा लागू होती है। इसके साथ ही 1332 पन्नों के प्रारंभिक जवाबी हलफनामे में केंद्र सरकार ने कानून का बचाव करते हुए कहा कि चौंकाने वाली बात है कि 2013 के बाद वक्फ भूमि में 20 लाख हेक्टेयर से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इसके लिए निजी और सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण किया गया और वक्फ के पहले के प्रावधानों का दुरुपयोग भी किया गया। इस तरह वक्फ कानून को वैध बताते हुए सरकार ने कहा कि संसद ने अपने अधिकार क्षेत्र में काम किया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वक्फ जैसी संस्थाओं का प्रबंधन इस तरह से हो रहा है कि उसमें आस्था रखने वालों और समाज के लोगों का भरोसा बना रहे और धार्मिक स्वायत्तता का उल्लंघन न हो। केंद्र ने कहा कि ये कानून वैध है और विधायी शक्ति के वैध प्रयोग का परिणाम है। जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया।
जिसमें केंद्र ने साफ किया कि नए कानून से संविधान से मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। इससे केवल वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड और प्रबंधन की प्रक्रिया को बेहतर किया जाएगा। बता दें, केंद्र की तरफ से ये जवाब उस वक्त आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान 7 दिन में केंद्र को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। अब वक्फ मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। ऐसे में देखना होगा कि केंद्र के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख आता है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे अक्सर अपने उलझुल बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर नीतीश राणे ने विवादित बयान दिया, जहां उन्होंने दुकानदारों से कुछ भी खरीदने से पहले उनका धन पूछने की सलाह दे दी। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर भी विवाद खड़ा हो गया है। तो कैसे विवादित बयानों पर घिरी बीजेपी, पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है, जहां धर्म पूछकर निर्दोष और निहत्थे लोगों का कत्लेआम किया गया। लोगों में इस आतंकी हमले के खिलाफ गुस्सा है। हालांकि एकता का संदेश देते हुए हिंदू मुस्लिम मिलकर इस हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं। कई सारी जगह विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ नेता इस भाईचारे के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसमें बीजेपी के 2 नेताओं के नाम शामिल है। पहला, महाराष्ट्र कैबिनेट के मंत्री नीतीश राणे, जिन्होंने रत्नागिरी जिले के दापोली शहर में एक सभा को संबोधित करते हुए हिंदुओं को सलाह दी कि दुकानदारों से कुछ भी खरीदने से पहले उनका धर्म पूछो। नीतीश राणे ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने मारने से पहले हमारा धर्म पूछा, इसलिए हिंदुओं को भी कुछ खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए। इतना ही नहीं, नीतीश राणे ने दुकानदार से हनुमान चालीसा सुनने तक की बात भी कही, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब तक देश के 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म नहीं मानते, तब तक इस तरह की घटनाएं देश को परेशान करती रहेंगी। आज की तारीख में जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। यानी केंद्रीय मंत्री के इस बयान का सीधा सा मतलब है कि आतंकी हमले के लिए आम नागरिक खुद जिम्मेदार है, सरकारें नहीं। बता दें, बीजेपी के मंत्रियों के ये बयान पहलगाम आतंकी हमले के बाद सामने आए, जो कि कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो सरकार इसे सुरक्षा में बड़ी चूक मान रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंत्री धर्म, सांप्रदाय और राष्ट्रवाद के नाम पर माहौल को और खराब करने की कोशिश में लगे, जो अपने आप में बड़ी बात है। इन सब के इतर बिहार में विधानसभा चुनाव की तपिश के बीच हर कोई जोरों शोरों से तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बीच चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने अपने नेतृत्व को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है, जिसने राजनीतिक पारा हाई कर दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासी बिसात की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। तो क्यों बिहार से दिल्ली तक मच गई उथल पुथल, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। क्या सीएम नीतीश कुमार को सता रहा है एकनाथ शिंदे वाला डर? बिहार की सियासत में एक बार फिर इस सवाल ने हलचल पैदा कर दी है। दरअसल नीतीश कुमार ने वकीलों के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वो 1-2 बार इधर उधर हो गए थे, लेकिन इस बार वो कहीं नहीं जा रहे। नीतीश कुमार के इस बयान ने उनकी कुर्सी की टेंशन को फिर सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार के हालात इस बार विधानसभा चुनाव में खस्ता है, और यही वजह है कि बार बार नीतीश कुमार बीजेपी और पीएम मोदी के सामने हाथ जोड़ते हुए और गिड़गिड़ाते नजर आते हैं, जिस पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नीतीश का सियासी सफर इस बार संकट में है। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज होती दिख रही हैं। चुनाव से पहले सभी दल एनडीए और इंडिया गठबंधन चुनाव की तैयारी में जुट गया है। जेडीयू भी अपने तीर कमान को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। कांग्रेस भी अपनी जमीन और अस्तित्व की तलाश में लगी हुई है। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार भी स्थिति को देखते हुए पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं। इसी क्रम में जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में ये विधि प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई, जहां सीएम ने बड़ा बयान दिया और चर्चा के केंद्र में आ गए। याद हो, महाराष्ट्र में पिछले साल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना शिंदे गुट के साथ बड़ा खेला करते हुए मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि चर्चा मुख्यमंत्री बनाने की ही होती रही, क्योंकि बीजेपी ज्यादा सीटों के साथ आगे आई, तो ऐसे में प्लान को बदल दिया गया। अब इस तरह कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में भी उसी खेले की आशंकाएं हैं। बहरहाल ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वक्त में बिहार की सियासत में क्या नया मोड़ आता है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली बार प्रदूषण के मुद्दे पर आप और बीजेपी में जबरदस्त वार पलटवार शुरू हो गया है, जहां आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया गया और प्रदूषण के नाम पर सिर्फ दिखावा हुआ है। तो आपने रेखा सरकार पर और क्या कुछ आरोप लगाए, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में बीजेपी ने सालों पुराने रिकॉर्ड तोड़कर अपनी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली और अब दिल्ली एमसीडी में इलेक्शन में भी भाजपा सरकार ने बाजी मार ली, जिसके बाद दिल्ली की सियासत में एक नया सियासी आगाज हो गया है। बीजेपी की इस जीत पर पहले ही बिजली पानी के मुद्दे पर आप सरकार हमलावर थी कि अब दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर भी आपने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है।
दरअसल आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सीधे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदूषण को लेकर रेखा सरकार बेनकाब हो गई है। आप नेता ने कहा कि बीजेपी सरकार ने हमेशा से कहा कि आप सरकार के राज में दिल्ली में प्रदूषण की सारी सीमाएं पार हो गई थी, लेकिन अब जब खुद की सरकार है उसके बावजूद बीजेपी के सारे दावे फेल हो गए हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चुनाव से पहले प्रदूषण को लेकर विज्ञापन के जरिए हाहाकार मचाया गया, जैसे कि दिल्ली में लोग प्रदूषण से मारे जाएंगे। इसी के साथ सौरभ भारद्वाज ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि रेखा सरकार ने वहां 6 मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए हैं जहां पोल्यूशन है ही नहीं। ऐसे में उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया है और ये सब दिल्ली में प्रदूषण के ग्राफ को नॉर्मल दिखाने के लिए बड़ा षड्यंत्र रचा गया। रेखा सरकार में फर्जीवाड़ा कर दिल्ली में प्रदूषण कम करने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आम जनता के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए आप नेता ने कहा कि दिल्ली की सरकार बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये मंत्री के घर का मामला नहीं है, ये फुलेरा की पंचायत भी नहीं है। सौरभ ने सीएम से सवाल किया कि सीपीसी की गाइडलाइन पर दिल्ली में काम किया जा रहा है या नहीं। इस तरह ट्रिपल इंजन की सरकार पर आपने एक के बाद एक कई सवाल खड़े करके चौतरफा घेर लिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।